हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिस्टीन क्लासेस। मैं हूं आपकी दोस्त और मेंटोर शिवांगी। तो गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूं, जो कि है पीवाईक्यू सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम द ईयर 2024। जी हाँ, जो आपका अभी लेटेस्ट पेपर हुआ था उसी का सॉल्यूशन हम आज करेंगे, जो कि आपके एनसीईटी आईटीईपी के लिए आपका बीए बीएड एंड बीकॉम बीएड दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपका इकोनॉमिक्स का हम सिलेबस देखेंगे आज, सॉरी पीवाईक्यूज देखेंगे हम आज। ठीक, तो सब गाइस, आपको उसके पहले मैं बता दूं कि पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्यों होता है। सबसे पहली बात को, जो पीवाईक्यू है वो एनटीए के खुद के क्वेश्चंस होते हैं, जो एनटीए खुद फ्रेम किया होता है। इसीलिए आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीवाईक्यू कैसे होते हैं। आपको इससे पता चलेगा कि एनटीए किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम करता है, आपको इससे पता चलेगा एनटीए के क्वेश्चन पूछने का तरीका। ठीक है, तो आप मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें, क्योंकि पीवाईक्यू इज लाइक योर बेस्ट फ्रेंड फॉर एनी एग्जामिनेशन। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट विथ आवर पेपर। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पेपर का पैटर्न है वो कैसा रहता है। सबसे पहले तो हमारा जो क्वेश्चन होता है वो 28 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, उसके साथ ही साथ आपको अटेम्प्ट कितने क्वेश्चंस करने होते हैं? 25 क्वेश्चन आपको सिर्फ अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आप सारे के सारे क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 100 मार्क्स मिलेगा। ठीक, लेकिन आप अगर कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे -1 डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 4 मार्क्स प्लस। तो इसमें क्या है कि आपका जो पहले पेपर पैटर्न था वो 25 क्वेश्चन आते थे, जो सारे के सारे कंपलसरी थे। बट अब क्या है, अब 28 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से कि आप कोई भी 3 क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। सो गाइस, मैं तो कहूंगी कि आप थोड़ा सा केयरफुली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग आपके रिजल्ट को थोड़ा इफेक्ट भी कर देता है, क्योंकि आपको पता है कि एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो प्लीज, नेगेटिव मार्किंग है तो आप बहुत केयरफुली, अगर आप श्योर हैं कि ये ऑप्शन राइट है तभी आप उसके साथ जाइए, नहीं तो प्लीज आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बस जनरल इंफॉर्मेशन कि आप प्लीज बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग योर क्वेश्चन पेपर। ओके, उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो प्रिस्टीन क्लासेस है उस पे आपको 3 कोर्सेज मिल जाएंगे, बीए बीएड, बीएससी बीएड एंड बीकॉम बीएड, जिसकी प्राइस है 3500। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ आप जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट होंगे उनको 30% ऑफ मिलेगा। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को 30% ऑफ मिलेगा। सो गाइस, what are you waiting for? Just download our app from Play Store and grab this opportunity, grab this offer. गाइज, हमारा ऐप जो है प्रिस्टीन क्लासेस के नाम से है, प्ले स्टोर पे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं अगर बता दूं तो हमारे ऐप में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, जैसे कि वीकली टेस्ट सीरीज, जो कि हमारे मेंटर्स के थ्रू बहुत ज्यादा डिटेल एनालिसिस, डिटेल रिसर्च के बाद क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, जो कि सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जाइए वहां से, आप अपने टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिए और देखिए कि आप अपनी परफॉर्मेंस कैसी है। आपकी परफॉर्मेंस अभी जो हमारे टेस्ट सीरीज होते हैं बहुत नेक्स्ट लेवल के होते हैं। ठीक, और मैं आपको बता दूं, इसके साथ ही साथ कुछ पीडीएफ नोट्स भी हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं, और इसके साथ ही साथ आपको कुछ डेमो क्लासेस हमारे मेंटर्स के थ्रू मिल जाएंगे। सो आप जाइए और हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरीज वगैरह है तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन और जानकारी के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो। सो गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम का, जिसमें कि आपको सबसे पहले दिया हुआ है फाइनल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, और इधर कुछ लिस्ट दी हुई है जिससे कि आपको मैच करना है। और आप हिंदी में भी देख लीजिए ये क्वेश्चन। अंतिम वस्तु, उपभोग वस्तु, पूंजीगत वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, और इधर इधर दिया हुआ है इसका ऑप्शन कि किससे मैच होगा। सो मैं आपको बता दूं, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि आपके प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं। क्या? आपके प्रोडक्शन बाउंड्री को आपके जो प्रोडक्शन बाउंड्री है उसको फाइनल गुड्स जो होते हैं वो क्रॉस कर चुके होते हैं। मतलब
फाइनल गुड्स हमारा वो गुड्स होता है जिसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता या फिर हम उनको रीसेल नहीं करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं गुड्स कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल, ये नहीं होगा। गुड्स यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ये भी नहीं होगा। गुड्स परचेज बाय अल्टीमेट कंज्यूमर, ये भी नहीं होगा। विल नॉट पास थ्रू एनी मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। तो यस, आपका ए का ऑप्शन क्या मिल गया? 4। तो आप इसमें देख सकते हैं ए का 4, यहाँ से आपका आंसर आ गया। लेकिन मैं कहूंगी कि आप और भी देख लीजिए, अगर इसके साथ ही साथ मतलब अगर और किसी ऑप्शन में दिया होता ए का 4 तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए पूरे को पढ़े। आप एलिमिनेशन मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपको एक दो इसमें से अगर नहीं भी आता है तो आप ऑप्शन के थ्रू देख सकते हैं कि क्या आंसर राइट होना चाहिए, आप अपना राइट आंसर ढूंढ सकते हैं ऑप्शन के थ्रू। तो इसके बाद हमारा आता है कंजम्पशन गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि हमारे कंज्यूमर, फाइनली जो हमारे कंज्यूमर होते हैं वो कंज्यूम करते हैं। जैसे कि आपका जो मिल्क है, ठीक, वो क्या है हमारा कंजम्पशन गुड्स। आपका जो हाउस होल्ड कोई पर्सन खरीद के लेके जाएगा तो वो कंज्यूम करेंगे, तो वो हमारा कंजम्पशन गुड। जो हमारा अल्टीमेट कंज्यूमर होते हैं वो उपभोग करते हैं, मतलब जो उपभोक्ता होते हैं वो लोग, तो वो हमारा कंजम्पशन गुड्स होता है। ठीक, उसके बाद क्या है? कैपिटल गुड्स। तो गाइस जो हमारा एक होता है, हमारा जो फाइनल गुड्स होता है ना, ये हमारा जो फाइनल गुड्स है, ये हमारा कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिवाइडेड होता है। ठीक, तो वो एंड यूज पे डिपेंड करता है। अगर एक कंज्यूमर उस गुड को यूज करता है फाइनली, तो वो हमारा कंजम्पशन गुड्स हो जाएगा। और अगर एक प्रोड्यूसर उसको करता है यूज, तो वो हमारा प्रोड्यूसर गुड्स हो जाएगा। तो हमारा जो कैपिटल गुड्स होता है ये भी हमारा एक तरीके से प्रोड्यूसर गुड्स ही है। मतलब कैपिटल गुड्स मतलब कि जैसे आपके जो प्लांट्स हो गए, आपके जो फिक्स एसेट्स होते हैं, वो सारे हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं, जैसे कि उस पर डेप्रिसिएशन भी लगता है। उसके बाद आपका आ गया इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स मतलब वो गुड्स जो कि फाइनल जो प्रोडक्शन की बाउंड्री है वो क्रॉस नहीं की है, मतलब उनको हम एज अ रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया मिल्क वाला, तो जो मिल्क है वो फाइनल गुड्स भी हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसको कौन यूज कर रहा है। जैसे अगर कोई आपने किसी मतलब दूध वाले से मिल्क लिया अपने घर के यूज के लिए, तो फाइनल गुड्स, क्योंकि आप उसको पी जाएंगे गर्म करके। ठीक, लेकिन अगर वही कोई स्वीट शॉप का ओनर है, उसने उनसे परचेज किया, तो वो फाइनल गुड्स होगा। क्यों? फाइनल गुड्स नहीं होगा, वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। क्यों? क्योंकि वो उससे स्वीट्स बनाएंगे, तो जो उनका स्वीट्स होगा वो आपका फाइनल गुड्स होगा। तो ये चीज है कि आपके जो कंजम्पशन का लेवल है, जो एंड यूज उसका है, वही डिसाइड करता है कि आपका फाइनल गुड्स होगा, कंजम्पशन गुड्स होगा, या आपका इंटरमीडिएट गुड्स होगा। ओके, सो इस ऑप्शन में हम कैसे कर सकते हैं? फाइनल गुड्स विल नॉट पास थ्रू एनी मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हमारा ए का 4 हो गया, इसी से हमारा आंसर आ गया। लेकिन अभी हम और देख लेते हैं, कंजम्पशन गुड्स मतलब गुड्स परचेज बाय अल्टीमेट कंज्यूमर्स। तो हमारा बी का ऑप्शन 3 हो गया। ठीक, उसके बाद आपका क्या है गया? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब कि आपके जो प्लांट्स और मशीनरी है वो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किए जाते हैं ना। जैसे प्रोड्यूसर जो है वो प्लांट और मशीनरी को यूज करता है, उससे कुछ प्रोड्यूस करता है, तो आपका जो कैपिटल गुड्स होगा वो कहाँ चला जाएगा? प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो आपका सी का हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक, उसके बाद आपका डी का इंटरमीडिएट गुड्स आपका चला जाएगा ऑप्शन 1 में। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हिंदी वाला भी गाइस ये ऐसे ही होगा, ये ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक, अब हमारा है दूसरा क्वेश्चन, आरआरबी स्टैंड्स फॉर। आरआरबी स्टैंड्स फॉर, तो जो हमारा आरआरबी है इसका फुल फॉर्म पूछा है बेसिकली। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीजनल रूरल बैंक। ठीक, ये रीजनल रूरल बैंक है। ये स्टैब्लिश कब हुआ था? ये 1975 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक, ये बैंक बेसिकली जो रूरल एरियाज में लोग हैं उनके लिए फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे जो बैंक थे वो ज्यादा से ज्यादा अर्बन एरियाज में थे, बट 1975 में जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया था, मतलब 1947 में, लेकिन उसके बाद इतना सारा बैंक हमारे यहाँ पे नहीं था। रूरल एरियाज में तो खास करके बैंक्स नहीं थे, तो उस टाइम पे नीड हुई हमें कि हम रूरल एरियाज में भी ये फाइनेंशियल सर्विसेज यूज करें। क्योंकि जो रूरल एरियाज के लोग थे वो क्या करते थे? वो मनी लैंडर से पैसे लेते थे, मतलब जो जमींदार होते थे वहां पे उनसे पैसे लेते थे।
तो वो क्या हो जाता था उस केस में, उनको बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ता था और वो डेट रेट में फंस जाते थे। मतलब वो कर्ज तो चुका नहीं पाते थे, लेकिन फिर क्या होता था उनके ऊपर और कर्जे आ जाते थे। तो ये डेट ट्रैप था उनका। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था उनके लिए। तो आपका जो रीजनल रूरल बैंक है वो गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया आपके रीजनल एरियाज में, आपके रूरल एरियाज में, ताकि इससे क्या हो कि जो उनके मतलब फार्मर्स है रूरल एरियाज में और जो लोग हैं रूरल एरियाज के पुअर लोग हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सके, उनको लोन प्रोवाइड करना था, उनको लोन प्रोवाइड करना था, लो इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन प्रोवाइड करना था। तो ये सारा था फंक्शन आरबी का। ठीक, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है। जब आप हमारी क्लासेस को जब आप देखेंगे रेगुलरली तो हम आपको पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्या बताना है आपको? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मतलब आप जैसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जैसे क्वेश्चन हम लोगों को कभी कभी होते है कि क्वेश्चन आता है लेकिन हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है, इसके चक्कर में गलती हो जाती है। तो आप पढ़िए कि क्या पूछा है एग्जैक्टली में, इनकरेक्ट पूछा है या फिर करेक्ट पूछ सकते हैं, या फिर इज स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट इज, या फिर पूछ सकते हैं कि इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो ये वर्ड्स होते हैं ना, नॉट, नॉट और आपके इनकरेक्ट, करेक्ट, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो उस टाइम पे आप बहुत ध्यान से पढ़े, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कि आप क्वेश्चन को अच्छे से केयरफुली पढ़े। और सबसे बड़ी बात कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो आप प्लीज आता हुआ क्वेश्चन तो गलत ना ही करें तो बेटर होगा। आपके ऑप्शंस पे आते हैं हम लोग। तो सबसे पहले दिया एपीसी इज द कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ इनकम। तो यस, ये बिल्कुल सही है। जो एपीसी है हमारा वो कंजम्पशन पर इनकम ही होता है। मतलब कि जैसे आपके इनकम में से जितना हम कंजम्पशन करते हैं वही हमारा एपीसी होता है। मतलब ये हमारा रेशियो बताता है कि आपके इनकम में से कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है कंजम्पशन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम। तो गाइस ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन दिया हुआ है। कंजम्पशन फंक्शन जो होता है हमारा, वो रेशियो आपका फंक्शन, रिलेशनल फंक्शन बताता है कि आपका कंजम्पशन कितना हो रहा है आपकी डिस्पोजेबल इनकम से। तो इनका जो फंक्शनल रिलेशन होता है वही हमारा कंजम्पशन फंक्शन बताता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, ऑप्शन है, सॉरी। उसके बाद आपका है डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम आफ्टर इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जी नहीं, ये गलत है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? हमारी इनकम होती है आफ्टर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ पे क्या लिखा है? ओनली इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये गलत हो गया। क्या है? ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपका जो डिस्पोजेबल इनकम होता है उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स, साथ ही साथ डायरेक्ट टैक्स जब इसमें से माइनस करते हैं तब हमारा आता है डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स लिखा है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद आपका है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आर इंजेक्शन इन द सर्कुलर फ्लो। ठीक, तो ये बिल्कुल सही बात है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपका सर्कुलर फ्लो वही होता है ना, कि जैसे आपके हाउस होल्ड्स हैं वो फैक्ट्री सर्विसेज प्रोड्यूसर्स को देते हैं, फिर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो उनके बदले में जो फैक्टर पेमेंट करते हैं, या फिर हाउस होल्ड्स आपके प्रोड्यूसर्स की गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं फिर उनको पेमेंट करते हैं। ठीक, तो ये हमारा सर्कुलर फ्लो पूरा होता है, जिसमें कि आपका इन्वेस्टमेंट जब जाता है, अगर इन्वेस्ट करेंगे हम कहीं पे तो ये क्या होगा? हमारे पैसे को बढ़ाएगा, हमारी इकोनॉमी में पैसा आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारा सर्कुलर फ्लो में इंजेक्शन है। देखिए दो टर्म होते हैं, एक हमारा होता है इंजेक्शन, उसके बाद एक होता है टर्म हमारा लीकेज। ठीक, तो जो हमारा इंजेक्शन होता है वो क्या करता है? हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जब हम करते हैं तो इंजेक्शन होता है, जैसे इंजेक्ट करना, जैसे कि आप इंजेक्शन लगवाते हैं तो डॉक्टर आपकी बॉडी में इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, आपकी बॉडी में चला जाता है इंजेक्शन। तो जस्ट लाइक दैट इंजेक्शन मतलब कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का इंजेक्शन हो रहा है, मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, पैसा जा रहा है आपके सर्कुलर फ्लो में, उससे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह प्रोड्यूस होंगे। ठीक, उसके बाद आपका क्या है? तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका है सेविंग्स आर इंजेक्शन इन द सर्कुलर फ्लो। तो जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि सेविंग्स जो होती है वो हम पैसा जाने के बजाय हम उसको होल्ड करके अपने पास रखते हैं। सेव करके जब पैसा रखेंगे तो वो तो इकोनॉमी में कुछ
यूज हो ही नहीं रहा है, उसका आप ही के पास सेव हुआ है। ठीक, तो ये क्या होता है, सर्कुलर फ्लो में ये नहीं जाता है, ये इंजेक्शन नहीं है बल्कि क्या है, लीकेज है, क्योंकि पैसा हमारा उसमें जा नहीं रहा है, हम पैसा विड्रॉ भी नहीं कर रहे, लेकिन हमारा जो है वो एक तरीके से इसको हम लीकेज बोलते हैं, क्योंकि हमारे इकोनॉमी में वो पैसा जा नहीं रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी एंड ई गलत हो गया। तो यहाँ पे हम आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा, सी एंड डी आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक, आप हिंदी में भी देख सकते हैं, तो इसमें भी आपका सी एंड ई आपका गलत होगा, यहाँ पे सी और सॉरी सी, आपका सी और ई गलत होगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत है, तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। इसके बाद आपका आ गया अरेंज द फॉलोइंग एज पर द ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको सीधा सीधा यही दे दे, क्योंकि एनटीए के क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे वो वर्ड्स यूज करते हैं एनटीए, क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल वर्ड यूज करेगा, कभी कभी वो बोलेगा असेंडिंग ऑर्डर में, कभी बोल सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, तो आपको ये चीज भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा क्या है। इसमें तो सीधा सीधा पूछा है कि पर ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन, लेकिन ये तीनों वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं एनटीए। तो आप प्लीज क्वेश्चन को केयरफुली पढ़े। ठीक, देखिए आपके सेंडिंग पूछ रहा है या डिसेंडिंग पूछ रहा है। तो इसमें हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमारा आया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये कब आया था आपका, 1958 में आया था। ये जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड है ना, ये चाइना से रिलेटेड है। चाइना को जब अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना था, मतलब चाइना का जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो भी एग्रीकल्चर बेस पे था बेसिकली। तो जब चाइना को लगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, हमें अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना है, तो वो आया था हमारे ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 में। उसके बाद आया था आपका रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन चाइना। उसके बाद आपका चाइना में रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ था, ये कब हुआ था, 1978 में। रिफॉर्म जैसे कि बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वगैरह हुए थे, जैसे इकोनॉमी को लेके, आपके एजुकेशन को लेके। तो बहुत हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक ये जो कंट्रीज दी हुई इसको हमें पढ़ना है। आपके चैप्टर में है इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये पोर्शन है। इसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में कि कैसे कैसे रिफॉर्म्स वगैरह आए थे। अगर मैं अभी आपको बताने लगूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ था, चाइना में आया था 1978 में। उसके बाद आपका इंट्रोड्यूस हुआ था पाकिस्तान में, कब हुआ था, 1988 में। ठीक, चाइना के 10 साल बाद आपका पाकिस्तान में आया 1988 में। उसके बाद आपका इंडिया में रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ 1991 में, सबसे लास्ट में इंडिया में आया। 1991 में क्या आया था आपका, आपको पता है 1991 में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो कि इंडिया के मैं तो कहूंगी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा डेवलप, मतलब बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया, बहुत ज्यादा चेंज कर दिया। पहले इंडिया बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव थी अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को लेके, बाहर की कंपनीज को नहीं आने देती थी, लेकिन 1991 के बाद से सारी एमएनसीज वगैरह आई, तो इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप हुई, फिर आपकी इतने सारे इन्वेस्टमेंट होने लगे फॉरेन से। तो 1991 में आपका इंडिया में आया था रिफॉर्म। तो आपका ऑप्शन हम देखें तो सबसे पहले आपका आएगा डी, तो आपका ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखें तो हम सब, उसके बाद आएगा आपका बी, तो डी बी तो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक, सी, तो डी बी सी ए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका ये भी हिंदी में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉट, नॉट देखिए, नॉट अ पार्ट लिखा है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्या पूछा है क्वेश्चन, नॉट या फिर इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा, लेकिन कभी कभी ऑप्शन भी थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। तो आप ऊपर का जो स्टेटमेंट पूछता है ना, वो बहुत ध्यान से पढ़िए। ऐसे ऑप्शन आपको दे देगा कि आप तो सोचेंगे अरे ये तो सारा है, तो आप उसको टिक कर देंगे। तो ऐसा गलती नहीं करना है, हमें हमें ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। तो सबसे पहले सब्सिडीज गिवन टू फार्मर। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए गाइस, एक हमारा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक हमारा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक,
तो जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना, वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि एक फिजिकल ईयर से रिलेटेड होते हैं। मतलब एक जब का फाइनेंशियल ईयर होता है, वो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो गवर्नमेंट के लिए, किसी के लिए भी कोई एसेट क्रिएट नहीं करते, ठीक। मतलब आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उससे क्या होगा, आपका एसेट क्रिएशन होगा या लायबिलिटीज का क्रिएशन होगा। बट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उससे कोई भी एसेट वगैरह क्रिएट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि नॉट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब देखते हैं हम ऑप्शंस को। तो सबसे पहले है सब्सिडीज गिवन टू फार्मर्स। तो ये कोई आपके गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट क्रिएट नहीं कर रहा है। तो ये आपके गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट क्रिएट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ठीक। उसके बाद आपका क्या है, डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो ये भी कोई एसेट क्रिएट नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होगा ये भी। उसके बाद आपका क्या है, एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय गवर्नमेंट। तो देख सकते हैं एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो लैंड को एक्वायर कर रही है। लैंड क्या होता है, आपका फिक्स एसेट होता है, आपका कैपिटल नेचर का होता है। लैंड जमीन आप खरीद रहे हैं तो आपका फिक्स एसेट होगा, आपका ये कैपिटल नेचर का होगा क्योंकि ये एसेट है। तो यस, ये जो है ये कैपिटल नेचर का है, इसीलिए ये हमारा पार्ट नहीं है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन डेट इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गाइस अगर आपका बोरोइंग पूछता, अगर आपका बोरोइंग दिया होता ऑप्शन में, तो ये क्या हो जाता, हमारा कैपिटल नेचर का हो जाता। बट इसमें क्या पूछा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से हमारा कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है या कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक। और इंटरेस्ट जो हमारा रेगुलरली बेसिस पे देना पड़ता है। तो यस, ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कैपिटल नेचर का होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एक्स एंटी डिपिक्ट। तो मैं बता दूं आपको कि एक हमारा होता है एक्स एंड, एक होता है एक्स पोस्ट। तो जो पोस्ट वर्ड है, इससे आप समझ रहे होंगे कि पोस्ट मतलब जैसे कि आपका पोस्ट पेड कनेक्शन आप लेते हैं कि आप अभी यूज करेंगे सर्विसेज, फिर बाद में आप पेमेंट करेंगे, ठीक। पोस्ट रिचार्ज होता है ना, ऐसे ऐसे पोस्ट वर्ड मतलब जो बाद में होना है। तो ये मतलब जो चीज हो चुका है, जो चीज हो चुका है, ये क्या होता है, हमारा बैकवर्ड लुकिंग होता है, बैकवर्ड लुकिंग, क्योंकि ये हो चुका है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एक्स एंड होगा ये क्या होगा, हमारा फॉरवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग होगा हमारा एक्स एंड, ठीक। अब बैकवर्ड लुकिंग मतलब वो है कि जो हमने प्लानिंग कर चुका है और उसका रिजल्ट आ चुका है, तो वो हमारा बैकवर्ड लुकिंग है। एक्स एंटी मतलब कि फॉरवर्ड लुकिंग है कि अभी हमने वो चीज प्लान किया है, मतलब वो अभी हुआ नहीं है, उसका रिजल्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या हुआ है इस केस में, आपका जब रिजल्ट आ जाएगा तो वो क्या होगा, एक्सपोस्ट हो जाएगा ना, कि आपका रिजल्ट आया, आप पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है, वो एक्सपोस्ट हो गया, ठीक। अभी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे होंगे कि आपको इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ से आपके टॉपिक्स हैं, ये सब जो पीवाईक्यू सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये प्लानिंग ही तो है, हम लोग जो प्लान कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड, तो नहीं, ये तो पोस्ट हो जाएगा। व्हाट हैज बीन प्लान्ड मतलब क्या प्लान किया गया है। अब देखिए हिंदी में क्या नियोजन किया गया है, मतलब क्या हम प्लान कर रहे हैं, ये क्या हमारा फॉरवर्ड। प्लानिंग हम किसके लिए करते हैं, फॉरवर्ड मतलब आपके फ्यूचर के लिए। तो जी हाँ, ये हमारा ये हो जाएगा एक्स एंड का आंसर। ये डेविएशन एक्सपेक्टेड ये भी नहीं होगा। व्हाट फाइनेंस मिनिस्टर हैज अनाउंस, ये तो कोई रेलेवेंट बात है ही नहीं कि ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। तो अब इसमें क्या करना है आपको, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको, तो हमारा इंडिया में जो था वो रेलवे आया था। आपका कब आया था, 1850 में आपका रेलवे आया था, ठीक। ब्रिटिशर्स ने रेलवे को लाया था ताकि आप हमारे इंडियंस के बेनिफिट के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने खुद के बेनिफिट के लिए वो लोग रेलवे लेके आए थे, क्योंकि उनको था कि मतलब हमारा ज्यादा इजी
मतलब यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होगा, सॉरी नॉट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, मतलब रेलवे से मतलब डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स का जल्दी होगा, हम जल्दी से पहुंच जाएंगे। ठीक, तो लेकिन अभी जो रेलवे है वो काफी हेल्पफुल था, ब्रिटिशर्स का बहुत, ये तो बहुत अच्छा था कि रेलवे लाया, अभी हमारे रेलवे चल रहा है, काफी हेल्पफुल होता है गुड्स और सर्विसेज को फास्टली पहुंचाने में। तो उस टाइम पे हमारे सबसे पहले ये आपका रेलवेज इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में 1850 में। उसके बाद आपका आया था स्विच कनाल। ठीक, ये कब आया था? 1869 में। ठीक, ये आया था आपका 1869 में। स्विच कनाल क्या होता है? स्विच कनाल ना एक आर्टिफिशियल वाटरवे है, जो कि आपके ब्रिटेन और इंडिया के बीच का जो डिस्टेंस था ट्रेड का, जब वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे ब्रिटिशर्स, तो यहाँ इंडिया से आपके रॉ मटेरियल लेके जाते थे अपने आप, वहां पे मशीन से प्रोड्यूस करके फिर यहाँ इंडिया में लाके इंपोर्ट करते थे आपके फिनिश गुड्स ना। तो वो उस टाइम में क्या हुआ कि आपके जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने स्विच कनाल का यूज किया। ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे है। क्या है? आर्टिफिशियल। आपका एक आर्टिफिशियल वाटरवे, मतलब कि इसको ह्यूमन मेड होता है। आर्टिफिशियल मतलब ये स्विच कनाल, ये आपका जो साउथ अफ्रीका से रूट लेके आना पड़ता था उसको एलिमिनेट कर दिया, तो डायरेक्ट एक ट्रेड रूट बना दिया ये ब्रिटेन और इंडिया के बीच में। तो ये काफी था उस टाइम, बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह को काफी सेव किया। उसके बाद आपका इंट्रोड्यूस हुआ था टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1907 में। ठीक, उसके बाद आपका आता है सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये आया था आपका 1911 में। तो गाइज यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हम लोग जानते हैं कि क्या होता है हमारा, आरबीआई। आरबीआई को हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, लेकिन इसमें आपके जो ईयर्स को देखते हुए और आपका जो सीबीआई है, सीबीआई एक बैंक था जो कि इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल बैंक था। ठीक, इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल बैंक था सीबीआई, जो 1911 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक, तो ये इसका नाम ही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है आपका, आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था 1935 में, हिल्टन यंग हिल्टन यंग कमिटी के सजेशन रिकमेंडेशन पे आपका आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था। लेकिन सीबीआई उसके पहले था, आपका जो इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल बैंक था। अब नेक्स्ट, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? आपका सबसे पहले तो आ जाएगा रेलवेज, उसके बाद आपका आ जाएगा स्विच कनाल, उसके बाद आपका आ जाएगा टिस्को, डी, फिर सी। तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, इसका राइट आंसर। आप हिंदी में भी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 1। अब इसके बाद हम देखेंगे अरेंज द प्रोसेस ऑफ मनी मल्टीप्लायर इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो आपको मैं बता दूं, जो मनी मल्टीप्लायर एक कॉन्सेप्ट है, एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे बैंक से वो कैसे पैसे क्रिएट करते हैं, मतलब कोई इंसान डिपॉजिट किया तो उससे वो कैसे ज्यादा पैसे क्रिएट कर लेते हैं, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, वही इसमें हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखें तो जो लीला है उसने डिपॉजिट किया 100 रुपीज, और उसके बाद रिजर्व रेशियो जो है वो 20% है। ठीक, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसका कुछ एजम्पशन होता है, जो हमारा इसमें कुछ एजम्पशंस माने जाते हैं। इकोनॉमिक्स तो एजम्पशन से भरा हुआ ही है। तो इसमें एजम्पशन ये है कि जो आपका जितने भी बैंक है उनको एक एज अ 1 यूनिट माना जाएगा और उनको उसको ही बैंक बोला जाएगा, और जो भी आपका ट्रांजेक्शन होगा, मतलब जो भी डिपॉजिट होगा उसी बैंक में होगा और उसी बैंक से विड्रॉल भी होगा। ठीक, तो इस ये इसका एजम्पशन है, इसको बेसिस मानते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या है, लीला डिपॉजिट ₹100। तो सबसे पहले एक लीला है, वो 100 रुपीज डिपॉजिट करती है। तो जो आपका बैंक को कितना रिजर्व रेशियो रखना पड़ता है, 20% रखना पड़ रहा है। ये कौन डिसाइड करता है? आपका आरबीआई, जो कि सेंट्रल बैंक है, जो कि हर एक बैंक्स के लिए रूल्स वगैरह बनाता है कैसे बैंक्स ऑपरेट करेंगे। तो जो रिजर्व रेशियो है ये इसलिए होते हैं ताकि कोई इमरजेंसी की अगर सिचुएशन हो तो बैंक्स यहाँ से पैसे मतलब दे सके। कोई इमरजेंसी क्राइसिस वगैरह अगर आ जाती है तो यहाँ से वो ऐसा ना हो कि एकदम शट डाउन ही हो जाए बैंक। तो इसीलिए कुछ रिजर्व रखना बैंक्स के पास जरूरी है। उसके सिवा और जितने पैसे हैं आप लोगों को मतलब लोन के फॉर्म में दे सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लीला है वो डिपॉजिट करती है 100 रुपीज। तो इसमें से बैंक जो है वो 20% अपने पास रखेगा। मतलब
20% अपने पास रखेगा, मतलब 80 रुपीज जो है बचा बैंक के पास, 80 रुपीज बैंक के पास बचा। तो अब क्या है, बैंक लेंड्स जसपाल कौर ₹80। तो अब जो बैंक है वो जसपाल कौर को कितना रुपीस देगा, 80 रुपीज बैंक अब जसपाल कौर को दे देगा। ठीक, तो अब इसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद जसपाल कौर, आपको मैंने बताया अजम्पशन क्या है कि एक उसी बैंक से, मतलब जो पूरे बैंक्स का यूनिट है वो एज अ वन बैंक माना जाता है। तो ये हम लोग अज्यूम करके चलेंगे, जो जसपाल कौर जी हैं वो क्या करेंगे, वो फिर से उसी बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो बैंक के पास फिर से 80 रुपीस आ जाएगा। तो 80 रुपीस में से फिर वो बैंक क्या करेगा, आपका 20% आपका रखेगा अपने रिजर्व में। उसके बाद आपका कितना 64 जो रुपीस है बैंक दे देगा जुनैद को। ठीक, इसके बाद ऐसे ऐसे प्रोसेस चलता जाएगा जब तक कि आपका बैंक का जो भी है रिजर्व बिकम 100, मतलब जो आपका ये बैंक 20% रख रहा है ना, यहाँ पे अपने बैंक ने 20 रुपए रखे, फिर यहाँ पे 16 रुपीस रखेगा, फिर 64 रुपए जो बैंक लैंड करेगा जुनैद जी को, तो वो फिर से उसमें डिपॉजिट करेंगे, तो फिर बैंक के पास फिर से 64 रुपीस आ जाएंगे। तो फिर बैंक उसमें से 20% अपने पास रखेगा। तो जो ये रिजर्व रेशियो है ये तब तक करते जाएंगे जब तक कि ये 100 ना हो जाए। उसके बाद आपके बैंक का टोटल डिपॉजिट कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो ये स्टेप प्रोसेस है। इसमें फिर डेटा तो दिया नहीं हुआ है कि हम इतना ज्यादा सॉल्व करें। तो इसके बाद फिर क्या है कि आप करते जाएंगे तो आपका 100 पे आ जाएगा, लेकिन हमें इसमें न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करना है, हमें इसमें हमको पता होना चाहिए कि इसका कैसा स्टेप होता है, तो आप उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन ई आ जाएगा, सॉरी आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। तो यहाँ से ही हमारा आंसर आ गया। ठीक, उसके बाद आपका आ जाएगा ई, फिर ए, फिर डी, फिर बी। ठीक, तो ये था आपका ये मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट। ये हिंदी में भी दिया हुआ है, तो इसमें भी आपका सी ई ए डी बी ये आ जाएगा आपका आंसर। अब क्या है, अब दिया मोरल शोषण इज रिलेटेड टू। तो आपको मैं बता दूं कि जो मोरल शोषण है वो किससे रिलेटेड होता है, वो हमारे आरबीआई से रिलेटेड होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या है हमारा आरबीआई, ये मोरल शोषण कैसे क्यों करता है, हमारे इकोनॉमी में जो मनी का फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मोरल शोषण करता है। मतलब जैसे आपकी जो क्वांटिटेटिव है, एक हमारा होता है क्वांटिटेटिव, एक हमारा क्वांटिटेटिव होता है और एक हमारा होता है क्वालिटेटिव। ठीक, ये कुछ कुछ आपके जो होते हैं टर्म्स होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। तो इसके थ्रू आपका जो रिजर्व बैंक होता है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को इसी के थ्रू चेक किया जाता है। जैसे अगर इन्फ्लेशन है तो जो आरबीआई है वो बैंक्स को बोल देगा कि आप जो लोन है वो हाई रेट पे दे, ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसा ना हो, उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाए। और अगर डिफ्लेशन का सिचुएशन है तो आरबीआई बोलेगा बैंक से कि आप लोन को कम इंटरेस्ट रेट पे करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन्स परचेज कर सके। ठीक, तो ये हमारा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स कुछ आरबीआई यूज करता है, जो कि जो आपका मोरल शोषण है ये आपका क्वालिटेटिव वाला मेजर है, आपका क्वालिटेटिव मेजर है। इसमें आरबीआई क्या करते हैं, इसमें आपका होता है, एक होता है परसुएशन, परसुएशन और एक होता है प्रेशर। ठीक है, पहले तो आरबीआई बहुत प्यार से बोलेगा कि बेटा समझ जाओ, आपको मतलब अच्छे से बोलेगा कि इतने में ही आप मतलब इतने इतने आपको इंटरेस्ट रेट रखना है। अगर बैंक्स नहीं मानते हैं तो फिर आरबीआई स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह लेके आता है, मतलब बोलता है कि फिर प्रेशर बनाने लगता है बैंक्स के ऊपर कि आपको मानना पड़ेगा। आप क्योंकि सारे बैंक्स आरबीआई के ही थ्रू कंट्रोल होते हैं। तो यही होता है हमारा मोरल शोषण, इसमें कि आपका परसुएशन पहले तो प्यार से समझाएगा और फिर नहीं मानेंगे तो प्रेशर देंगे कि आपको मानना ही है। ठीक, तो ये था हमारा भारतीय रिजर्व बैंक से रिलेटेड। तो ये आपका ऑप्शन हो गया 2 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट आंसर आपका क्वेश्चन है, फाइंड जीडीपी बाय वैल्यू एडेड मेथड। आपको पता है जीडीपी क्या होता है, हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज विद इन ईयर जो हम प्रोड्यूस करते हैं इकोनॉमी में, वो हमारा जीडीपी को बताता है। तो आपके जीडीपी के भी कैलकुलेशन के बहुत 3 मेथड्स होते हैं, आपका इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, आपके वैल्यू एडेड मेथड। तो जो वैल्यू एडेड मेथड होता है वो क्या बताता है कि आपका जैसे इंटरमीडिएट गुड्स से आपका जो फाइनल गुड्स गया है उसके बीच में कितनी वैल्यूज ऐड हुई है। मतलब कोई अगर जैसे कि कोई अगर फॉर एग्जांपल कोई लकड़ी काट के लाता है और उसको बेचता है कारपेंटर के पास, और वो कारपेंटर एक चेयर बना के बेचता है मार्केट में, तो उस लकड़ी की कॉस्ट कितनी होगी
और उस लकड़ी को जब कारपेंटर को दिया तो कारपेंटर ने उसको कितने में परचेज किया, और उसको जब वो फाइनली उसका प्रोडक्शन किया, मतलब चेयर बनाया उसको उस लकड़ी से, तो चेयर की कॉस्ट कितनी हो गई। उसके बाद वो जो अपना जो भी कॉस्ट, अपना जो भी प्रॉफिट मार्जिन रख के फाइनली सेल करेगा मार्केट में, जिस कॉस्ट पे हम लोग खरीदते हैं, वो क्या होता है, हमारा फाइनल सेल्स वैल्यू हो जाता है। ठीक, जो हमारी मार्केट प्राइस भी बोलते हैं हम लोग, कि मार्केट में उसका जो फाइनल सोल्ड वैल्यू है वो। तो इसमें आपका क्या है, इसमें दिया है सेल्स 100, आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0, उसके बाद बी है 300 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन 100। तो अब इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इसमें क्या है, आपका सेल्स क्या है 100, अब इसमें से आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दो तो 100 का 100 आ जाएगा। अब बी वाला देखते हैं हम, अब बी में क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 100 दिया, सेल्स आपका 300 है। तो अब अगेन 300 में से आप 100 माइनस कर दो तो आपका ये आ जाएगा 200। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे कि फाइनली उस गुड को सेल करने में कितना कॉस्ट है, उसमें कितनी वैल्यू एडेड हुई है। तो ये आपका हो जाएगा 100 प्लस 200 300। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 300, ऑप्शन नंबर 4, इसका भी ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें आपका दिया है एमपीसी इज इक्वल टू 0.2, आपको कैलकुलेट करना है टैक्स मल्टीप्लायर। गाइज आपकी जो 12th तक की सिलेबस है ना, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, सेविंग मल्टीप्लायर दिया होता है, लेकिन यहाँ पे आपका टैक्स मल्टीप्लायर पूछा है। तो जो टैक्स मल्टीप्लायर होते हैं वो क्या होता है, टैक्स मल्टीप्लायर हमें बताता है कि टैक्स के चेंज होने पे आपकी जीडीपी में कितना चेंज हो रहा है, मतलब आपके टैक्स जो है उसके चेंज होने पे चेंज घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, उसके चेंज होने से हमारी जीडीपी पे, हमारे नेशनल इनकम पे कितना चेंजेस आ रहा है। ठीक, तो हमारा टैक्स मल्टीप्लायर यही बताता है, अगर आपका टैक्स बढ़ता है तो इससे क्या होगा, आपका जीडीपी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो जीडीपी है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बताता है कि कितने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं इकोनॉमी में। तो आप ऑब्वियसली सोचिए, अगर टैक्स ज्यादा होगा तो लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम होगी वो कम होगी। ठीक है, अगर टैक्सेस ज्यादा है तो लोगों की जो इनकम है वो कम हो जाएगी। तो जब लोगों की इनकम कम होगी तो वो कम से कम मतलब कम से कम वो परचेज करेंगे। जब कम डिमांड होगी, परचेज कम होगा तो डिमांड कम होगी। अब डिमांड कम है तो सप्लाई भी तो कम करना पड़ेगा ना, प्रोड्यूसर अपना लॉस तो करेगा नहीं कि प्रोडक्ट बना दिया बिक ही नहीं रहा है। तो क्या करेगा प्रोड्यूसर उस केस में, आपका मतलब सप्लाई भी कम करेगा, मतलब आपका प्रोडक्शन भी कम करेगा प्रोड्यूसर। तो आपका जीडीपी आपके इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन को भी बताता है, तो वही कम हो जाएगा। तो आपका जो टैक्स मल्टीप्लायर है यही बताता है। ठीक, तो यहाँ पे हमको दिया है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब आपकी इनकम के में चेंज होने से आपके कंजम्पशन में कितना चेंज हो रहा है। इनकम में चेंज होने का मतलब ये है कि आपका एडिशनल इनकम चेंज हो रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि आपका पहले इनकम था 100 रुपीज, अब आपका इनकम हो गया 200। ठीक, ये जो एडिशनल चेंज है इसमें कितना चेंज है, 100 से 200 हुआ तो 100 रुपीज का चेंज आया ना। अब इसमें क्या है कि आपका कंजम्पशन कितना चेंज होता है। तो मान लीजिए पहले आप 10 का कंजम्पशन करते थे, अब कितना कर रहे हैं, 20 का कंजम्पशन कर रहे हैं। आपका इनकम जब चेंज हुआ तो आपने कंजम्पशन भी बढ़ा दिया, ऑब्वियसली ये तो होता ही है। तो इसमें भी 10 का चेंज आया, तो आपका जो एमपीसी है वो यही चीज बताता है कि आपके इनकम और कंजम्पशन में कितना चेंज हो रहा है, एडिशनल को बताता है। ये 100 और 10 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताता है, और आपका जो एपीसी होता है वो बताते हैं इस गिवन, ये जो 100 है, इस गिवन इनकम पे आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं इसको बताएगा। लेकिन जो एमपीसी है इन दोनों के डिफरेंस को बताएगा कि एक एडिशनल पे जब हम जा रहे हैं तब कितना। आपका एमपीसी मतलब जो मार्जिनल टर्म है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी बहुत रिलेटेड है ये टर्म। एडिशनल आप बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, मार्जिनल और एवरेज को आपको पढ़ना है बहुत ज्यादा अभी। तो फिर आपका यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते, तो जो आपका एमपीसी दिया है वो 0.2 दिया है। तो आपको मैं बता दूं कि जो आपका टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है इसमें हमेशा माइनस यूज करते हैं हम लोग। ठीक, तो आपका जो एमपीसी दिया है उस क्या कर देंगे हम लोग, टैक्स मल्टीप्लायर इज इक्वल टू आपका 0.2 एमपीसी को रख लेंगे, उसमें
1 माइनस फिर 0.2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -0.2 डिवाइडेड बाई 0.8, ठीक है। 0.8 हमारा आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन में हमारा आ जाएगा 1/4। हाँ कि ये माइनस में दिया है इसीलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो आप तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं, ये तो प्लस में है, ये भी प्लस में है, माइनस आपका क्या है, ये है। तो आपका जो है -1.1/4 आपका ये करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। तो गाइस हम लोग 12 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि है मैच द कॉलम का क्वेश्चन। आपको इधर कुछ दिए हुए हैं ऑप्शंस और इधर आपको मैच करना है। तो आपको यहाँ पे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी दिया है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, जीडीपी एक हमारा टर्म है, जीडीपी एक हमारा टर्म है, जीएनपी एक हमारा टर्म है, एनडीपी और एक हमारा टर्म है एनएनपी, ठीक। तो आपको जो जी होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस, और एक हमारा जो डी है इससे हम लोग बोलेंगे डोमेस्टिक, और यहाँ पे जो जी है अगेन ग्रॉस, और ये एन क्या हो जाएगा आपका, नेशनल। अब यहाँ पे जो एन है ये हमारा हो जाएगा नेट, और यहाँ पे जो डी है वो हो जाएगा हमारा डोमेस्टिक, अगेन यहाँ पे नेट एंड यहाँ पे नेशनल, ठीक। तो गाइस जो हमारा जीडीपी है ये क्या होता है, हमारा जो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंडर में हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, मतलब एक इकोनॉमी के अंडर, मतलब बाहर के जो और रिसीप्ट और पेमेंट होते हैं उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं जीडीपी में, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब हो। लेकिन जब आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो ना, तो इसमें हम लोग जो बाहर की जो आपके रिसीप्ट और पेमेंट होते हैं उसको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक। आपके बाहर से जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, नेट फैक्टर इनकम एक होता है आपका टर्म, नेट फैक्टर इनकम, एनएफआईए, एनएफआईए ये क्या होता है आपका, फॉरेन से जितना आपको रिसीव हुआ है उसमें से जब हम पेमेंट को माइनस कर देते हैं, जो फॉरेन में हमने पेमेंट किया है जब उसको माइनस करते हैं तो आपका नेट आ जाता है। आप जब याद रखिए, जब भी आप नेट वर्ड यूज करते हैं तो आप समझिए कि उसमें से कुछ ना कुछ तो माइनस प्लस करना ही होगा, क्योंकि जैसे आप लोग अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट निकालते हैं, और जैसे नेट होता है ना, नेट ग्रॉस, ग्रॉस मतलब ओवरऑल, नेट मतलब आपको कुछ उसमें से माइनस करना है। तो जो नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है वो हमारे जीडीपी में से जीडीपी में ऐड होता है, तो हमारा क्या बन जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक। अब वही है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगर बात करें तो नेट में से जब ग्रॉस में से आपको नेट निकालना हो, ठीक, तो उसमें क्या आप लोग माइनस करते हैं, जब आपको ग्रॉस से अगर नेट निकालना है, ग्रॉस से नेट अगर आपको निकालना है तो इसमें आपका जो डेप्रिसिएशन हो जाता है वो प्लस होगा, ठीक। आपको अगर ग्रॉस निकालना है नेट से तो आपका डेप्रिसिएशन प्लस होगा नेट में, लेकिन अगर आपको नेट निकालना है तो आपका ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे दिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट, ठीक। फैक्टर कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट होता है जो कि हमारे फैक्टर सर्विसेज के लिए पेमेंट करता है एक प्रोड्यूसर। फैक्टर सर्विस जैसे कि आपका लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, इनके लिए जो भी इनसे सर्विसेज लिए जाते हैं इनके इसके लिए कुछ पेमेंट करना होता है, तो ये हमारा फैक्टर कॉस्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे दिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो आप इसमें आप देख सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, तो आपका इसमें कहाँ चला जाएगा, आपको इसमें से फैक्टर कॉस्ट दिया है तो आप इसमें से आपको फैक्टर से अब आपको मार्केट में आपका मैच हो जाएगा ये, ठीक। मार्केट, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक पूछा है तो हम डोमेस्टिक को ही देखेंगे। एक हमारा होता है मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस वो होता है जो आपको फाइनली सोल्ड होता है, जिस प्राइस पे आपका फाइनली सोल्ड होता है फैक्टर कॉस्ट, वही हमारा मार्केट प्राइस होता है। मतलब जितने भी आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जब उनको हम आपका जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है जब उसको भी हम लोग इंक्लूड कर देते तो हमारा क्या हो जाता है, मार्केट प्राइस, ओके। तो यहाँ पे आपका फैक्टर कॉस्ट दिया है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मार्केट प्राइस। इसमें से जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे तो आपका ये ऑप्शन ए इससे मैच हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में वो टैक्सेस होते हैं जो कि आपके
इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसमें से आपकी जो सब्सिडी होती है गवर्नमेंट देता है आपको, वो जब हम माइनस कर देते तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है। मतलब आपको फैक्टर कॉस्ट में कोई टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते, लेकिन मार्केट प्राइस में टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। इसीलिए जो आपको फाइनली आपको जितना पेमेंट करना पड़ता है वही हमारा इनडायरेक्ट टैक्स आपका बन जाता है, सॉरी मार्केट प्राइस बन जाता है आपका। तो इसीलिए हम उसके लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को निकालते हैं। जब हम फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, सॉरी प्लस कर देंगे, तो आपका जीडीपी एमपी आ जाएगा। और जब हम जीडीपी एमपी में से एनआईटी को माइनस कर देंगे तो आपका जीडीपी एफसी आ जाएगा। तो ए आपका ऑप्शन नंबर 3 से मैच हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए ए का ऑप्शन क्या है, तो ये वाला क्वेश्चन एलिमिनेट हो गया, ये नहीं होगा। अब ये 3 में से हमें देखना है। अब क्या है, जीएनपी एमपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखिए यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, मतलब आपका जो जीडीपी एमपी है उसमें से हम क्या करेंगे, जीडीपी एमपी में हम क्या करेंगे, एनएफआईए को जब ऐड कर देंगे, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्योंकि हमारा डोमेस्टिक जो वर्ड होता है वो डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए होता है और हमारे यहाँ पे नेशनल पूछा है, तो नेशनल वाला किससे मैच हो जाएगा, जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया उसमें जब हम जीडीपी एमपी में प्लस कर देंगे तो हमारा ये बी वाला 4 से मैच हो जाएगा। तो आप देखिए बी वाला 4 से कहाँ है, ये है, तो आपका ये आंसर तो आ ही गया, लेकिन हम और देख लेते हैं। अब आपका एनडीपी एमपी पूछा है, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो आप इसमें से देखिए क्या हो जाएगा इसका, आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, तो जब आपको नेट से ग्रॉस कैलकुलेट होगा, नेट से ग्रॉस पे कैलकुलेट करना है मार्केट प्राइस में, जब आप इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन जो माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका सी आपका फर्स्ट से मैच हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद आपका एनएनपी पूछा, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो आपका क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल, तो आपका नेशनल प्रोडक्ट इसमें आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आपको नेट से ग्रॉस बनाना है, तो आप क्या करेंगे, नेट से ग्रॉस बनाना है तो क्या करेंगे, आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, क्योंकि ग्रॉस में से जब हमारा डेप्रिसिएशन माइनस होता है तो हमारा नेट आ जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी 2 से मैच हो जाएगा, तो ये हमारा 4 हो गया, दिस इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी आपका 4 हो जाएगा, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद और बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ का, इसका भी आंसर 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से आप देखते हैं, ऑप्शंस पढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट लाइज बिटवीन -1 to +1 MPI, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट वो होता है कि आपका जब इनकम में चेंज होता है तो उससे आपके इंपोर्ट करने में कितना चेंजेस आता है, मतलब अगर आपका इनकम बढ़ता है तो आप इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, आपका इनकम घटता है तो आप इंपोर्ट कम करेंगे। ठीक, तो इसका रेंज पूछा है कि इसका रेंज कितने से कितने तक होता है, तो इसमें दिया -1 से +1, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसका रेंज जो होता है वो 0 to 1 होता है, 0 to 1 होता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट का मतलब यही है कि जब आपका जो एडिशनल आपका इनकम बढ़ रहा है, इंपोर्ट मतलब आप बाहर से कुछ परचेज कर रहे हैं, बाहर से कुछ सामान मंगवा रहे हैं, तो जब आपका इनकम बढ़ रहा है तो उसके इनकम के एक एडिशनल इनकम के बढ़ने से आपका कितना एडिशनल इंपोर्ट बढ़ रहा है, तो ये हो सकता है या तो आप पूरे के पूरे उस एडिशनल इनकम का आप इंपोर्ट कर ले, या फिर ये हो सकता है कि आप वो एडिशनल इनकम को सेव करके रखें, तो या तो आपका 0 हो जाएगा या तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, तो ये आपका गलत है। उसके बाद पूछा है नेट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट, आपका पूछा नेट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, तो ये गलत है। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, हमारा फॉर्मूला एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये आपका बनता है नेट एक्सपोर्ट। ठीक, जब हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करते तब आपका नेट एक्सपोर्ट बनता है, क्योंकि आप हमेशा देखते हैं आपको प्रॉफिट में से लॉस को माइनस करना होता है ना,
तो एक्सपोर्ट क्या होता है, हमारे लिए प्रॉफिट है, हमें पैसा मिलेगा। इम्पोर्ट क्या है, हमारे लिए लॉस है, ज्यादा इम्पोर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक, हमारी जो करेंसी है वो बाहर चली जाती है, मतलब फॉरेन में। ठीक, तो इसके लिए क्या है कि आपका जब नेट एक्सपोर्ट को निकालना हो तो आपको एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को माइनस करना होता है, ना कि इम्पोर्ट में से एक्सपोर्ट। तो ये भी आपका गलत दिया हुआ है। अब क्या है, नेट एक्सपोर्ट आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो जी नहीं, ऐसा भी नहीं है, नेट एक्सपोर्ट हमेशा पॉजिटिव होगा ऐसा तो है नहीं। क्यों? क्योंकि आपका नेट एक्सपोर्ट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब जरूरी तो नहीं है कि आप हमेशा एक्सपोर्ट ही ज्यादा कर रहे हैं, आप इम्पोर्ट बहुत कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब हमारी इंडिया क्या है, इम्पोर्ट भी बहुत ज्यादा होता है, हमारा जो टेक्नोलॉजी वगैरह है इंडिया में उतनी एडवांस नहीं है जितना बाहर फॉरेन में एडवांस है, तो बहुत ज्यादा वहां से इम्पोर्ट भी होता है। तो हमारा जरूरी नहीं कि एक्सपोर्ट हमेशा पॉजिटिव में हो, और एक्सपोर्ट निकालने के लिए आपको एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट माइनस करना पड़ सकता है। तो अगर आपका एक्सपोर्ट कम होगा तो ये तो नेगेटिव में भी आ सकता है ना, तो क्या जरूरी तो नहीं है कि पॉजिटिव ही हो, तो आपका नेगेटिव भी आ सकता है, तो ये आपका गलत है। उसके बाद देखिए, ट्रेड डेफिसिट इंप्लाइज इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स, तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। ट्रेड डेफिसिट हम कब बोलते हैं, मतलब हमारा ट्रेड का डेफिसिट, डेफिसिट एक नेगेटिव टर्म है, ठीक, मतलब हमारा घाटा हो रहा है, तभी होगा जब हमारा इंपोर्ट ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा अगर होगा तो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, इंपोर्ट कम से कम होना चाहिए। तो ट्रेड डेफिसिट यही होता है कि जब आपका इंपोर्ट बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट कम रह जाता है। तो यही हमारा ये वाला भी इसी से सॉल्व हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक, अब इसके बाद, डिमांड फॉर इंपोर्ट्स डिपेंड ऑन ओनली रियल एक्सचेंज रेट। तो ये पूछ रहा है कि आप जब इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्टेड गुड्स के लिए आपकी डिमांड बस रियल एक्सचेंज रेट पे, मतलब जो हमारे करेंसी का एक्सचेंज रेट है, मतलब डॉलर के कंपैरेटिवली कितना इंडियन करेंसी है, उस पे डिपेंड करता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इनकम पे भी डिपेंड करता है, अब जिसकी इनकम कम होगी वो थोड़ी ना इंपोर्ट करेगा, या फिर आपके प्रीफरेंस पे भी डिपेंड करता है, आपको अगर इंडियन प्रोडक्ट अच्छा लगे तो आप इंडियन प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ये जो रियल एक्सचेंज रेट है ये एक फैक्टर है, लेकिन सिर्फ यही फैक्टर तो बिल्कुल नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली डी इज द राइट आंसर। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद आपका यही हिंदी में भी है, तो यहाँ पे व्यापार घाटा दर्शाते हैं कि आयात निर्यात से अधिक है, तो हाँ जी, बिल्कुल सही, केवल डी। अब इसके बाद आपका आ गया, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर नोन एज। ठीक, अब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर नोन एज, तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। सैलरीड एम्प्लॉयड, कैजुअल वेज लेबरर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्किल्ड लेबरर्स। अब देखिए, सैलरीड एम्प्लॉयज मतलब क्या, जैसे कि जिसकी रेगुलरली जॉब है, वो जाता है, काम करता है, उसको रेगुलर बेसिस पे पेमेंट मिलती है, और उसके साथ साथ उनको और भी ग्रेट्युटी वगैरह ये सभी बेनिफिट मिलता है, चारे वगैरह मिलता है। ठीक, तो ये आपका सैलरी वाले एम्प्लॉयज हो गए, जैसे कि आपके टीचर्स वगैरह हो गए, ये लोग हो गए। उसके बाद आपका है कैजुअल वेज लेबरर्स, मतलब कैजुअल मतलब कैजुअली, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है। देखिए, क्या है, आकस्मिक वेतन भोगी, मतलब कभी कभी, जैसे अचानक से अगर आ गया, तो जैसे ये आपका इसमें क्वेश्चन में पूछे कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन तो हमेशा बेसिस पे नहीं होगा। आप देखते हैं हाईवेज बनते रहते हैं, रोड्स बनते रहते हैं, तो क्या वो रोज रोज बनते हैं, ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो नहीं होता है। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो होते हैं वो कैजुअली जब काम आता है तभी वो लोग काम करते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, आपके कैजुअल वेज लेबरर्स हो जाएंगे। अब सेल्फ एम्प्लॉयड कौन हो जाएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो खुद के मतलब बिजनेस है। अभी जैसे कि आपके रतन टाटा थे, उनकी डेथ हो गई, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड थे। ठीक, आपके जैसे शॉपकीपर्स हैं वो लोग, तो वो लोग क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक, वो किसी के यहाँ काम नहीं करते हैं, बिजनेसमैन हो गए वो लोग। इसके बाद आपके स्किल्ड लेबरर्स, तो स्किल्ड लेबरर्स मतलब आपके वो लोग हो जाएंगे जैसे कि आपके स्किल्ड जो काम करते हैं, जैसे कि आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, आपके टीचर्स हो गए, आपके प्रोफेसर्स हो गए, ये लोग क्या है, स्किल्ड, इनके स्किल है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, ये लोग स्किल्ड लेबरर्स होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैजुअल वेज लेबरर्स, तो इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक, आकस्मिक वेतन भोगी कर्मचारी, निर्माण श्रमिकों को कैसे जाना जाता है। अब इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। लीनियर डिमांड कर्व दिया हुआ है, डायग्राम इसका है। अब इसको हम लोग अकॉर्डिंगली टू इलास्टिसिटी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए यहाँ पे टर्म क्या दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर।
ठीक है, आपको ऑप्शन में दे देगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके पूरा। आप सोचेंगे कि अरे चलिए, मैं अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं पढ़ा तो आप उसको भी टिक कर सकते हो। इसीलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, मैं इसीलिए बार-बार कहती हूँ कि डिसेंडिंग ऑर्डर दिया है मतलब हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना है, ठीक? असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो यहाँ पे क्या है हमारा KJIHG। तो हमारा आपको पता है कि ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ऐसे हमारा बनता है। तो यहाँ पे जो आपका होता है, ये होता है ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट। उसके बाद क्या हो जाएगा, ED इज इक्वल टू मोर देन 1, फिर आ जाएगा ED इज इक्वल टू 1, फिर आपका आ जाएगा ED इज लेस देन 1, फिर आ जाएगा ED इज इक्वल टू 0। ये आपका बन जाता है पूरा। तो ED इनफाइनाइट है, मतलब कि आपकी डिमांड, आपकी सॉरी प्राइस, ED क्या बताता है, आपके प्राइस के चेंजेस होने में आपकी डिमांड में कितनी चेंजेस हो रही है। तो मतलब अगर आपका थोड़ा सा भी अगर प्राइस चेंज होता है तो ED आपका बहुत इनफाइनाइटली चेंज हो सकता है, मतलब आपकी डिमांड जो है वो इनफाइनाइटली चेंज हो सकती है। ठीक, उसके बाद ED इज मोर देन 1, मतलब इसका भी ED का यही है कि प्राइस के चेंज होने पे, तो मतलब जब आपकी डिमांड प्राइस से ज्यादा चेंज हो जाती है, प्राइस के कंपैरेटिवली डिमांड में आपकी ज्यादा चेंजेस होती है, तो ED मोर देन 1 का केस हो जाता है। उसके बाद आपका ED इज इक्वल टू 1, जब प्राइस और डिमांड इक्वल लेवल में चेंज होते हैं तो आपका ED इज इक्वल टू 1। उसके बाद ED इज लेस देन 1, जब आपका डिमांड, आपका जो डिमांड है वो प्राइस के कंपैरेटिवली लेस चेंज हो, तो आपका ED इज लेस देन 1। उसके बाद ED इज इक्वल टू 0, मतलब आपकी प्राइस घटे बढ़े, उससे आपके डिमांड में कोई चेंजेस ना हो, जैसे कि आपके मेडिसिन वगैरह हो गए ना, ये जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। मतलब जब किसी की हेल्थ की बात आती है तो फिर लोग पैसा तो नहीं देखते, भले प्राइस कितना भी चला जाए, लेकिन उसको तो खरीदेंगे ही। तो ये नेसेसिटी गुड के केस में होता है। और ये ED इनफाइनाइट बहुत ज्यादा मतलब एक आर्टिफिशियल केस है, आई मीन की बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल केस होता है, ऐसा बहुत जनरली होता नहीं है। लेकिन आपको अरेंज करना है अब यहाँ पे, तो अब हम कैसे देख सकते हैं, सबसे पहले आपका K आएगा, K कहाँ दिया है, E, फिर आपका J आएगा, फिर आपका I आएगा, फिर H, फिर G, मतलब ये सीक्वेंस में दिया ही हुआ है। तो आपका EDCBA आपका करेक्ट आंसर 4 बन जाएगा। आपका हिंदी में भी आप देख सकते हैं, तो इसमें भी आपका वही दिया है सीक्वेंस, आपका करेक्ट ऑप्शन 4। अब देखिए अब क्या है क्वेश्चन, चाइना इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, फाइंड आउट द रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाइना ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक। तो क्या है, चाइना ने बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, क्यों किए थे, क्योंकि चाइना को लगता था कि उसकी जो इकोनॉमी है काफी बैकवर्ड है, मतलब एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी, जैसे हमारी इंडिया था एग्रीकल्चर पे बेस्ड। तो चाइना को था कि हम थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह लेके आए, उसको अपने एजुकेशन में चेंजेस करना था, अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना था, न्यू टेक्नोलॉजीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना था, ठीक। तो ये सारे फैक्टर्स थे चाइना के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने के लिए। और भी कुछ फैक्टर्स थे आपका, जैसे कि इकोनॉमिक इम्बैलेंस था चाइना में, डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस नहीं था, तो रिफॉर्म लाया, मतलब रिफॉर्म मतलब कि कुछ चेंजेस करना, जो हमारा चीज चल रहा है उसमें कुछ चेंज करना। जैसे कि आप स्टडी कर रहे हैं, आपका मार्क्स अगर कम आ रहा है तो आप सोचते हो, आप अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते हो ना, ताकि आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाए। वैसे ही रिफॉर्म करती है कंट्री, जब उनको लगता है कि हमारी इकोनॉमी सही से नहीं चल रही है, तो वो अपने कुछ चेंजेस करते रहते हैं। इंडिया में भी कितने सारे चेंजेस होते रहते हैं, आपका जैसे GST आया चेंज, तो यही सब होता है आपका। जैसे कि इंडिया में LPG आया था, बहुत बड़ा चेंज था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे वाली क्लासेस में। अभी के लिए चाइना के बारे में पूछा है, तो आपका क्या था, वर्ल्ड बैंक डिक्टेटेड टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स, ऐसा कुछ नहीं था। चाइना वॉज नॉट हैप्पी विथ स्लो पेस ऑफ ग्रोथ, तो हाँ चाइना हैप्पी नहीं था। चाइना डिड नॉट हैव इनफ फॉरेन एक्सचेंज टू पे द इंटरेस्ट, तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी एंड सनिंग ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी हैड फेल्ड, तो हाँ ये हुआ था। तो ये आपका चाइना एक्सपेंडिचर बिगेन टू एक्सीड इट्स रेवेन्यू इन लार्ज मार्जिन, तो ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी आपका ऑप्शन नंबर बी और आपका डी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आपका हिंदी में भी देख लीजिए, बी और डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका है, प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन द ईयर, प्लानिंग कमीशन आपका जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था ना, आपका 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी,
उसके बाद हमारे इंडिया की बहुत बेकार कंडीशन थी। कोई जैसे ब्रिटिशर्स ने तो इतना एक्सप्लॉइट किया था इंडिया को, पहले सोने की चिड़िया बोला जाता था, बट ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हमारा कितना तो सोना चला गया। तो उसके बाद आपको मतलब प्लानिंग कमीशन की ज़रूरत हुई कि कैसे-कैसे प्लान्स बनेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को हम लोग बोलते हैं 5 ईयर प्लान के नाम से जाना जाता है, जो कि हर 5-5 साल के लिए आपके प्लान्स बनते हैं, जो कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1950 में। मतलब 1950 से लेके आपके 5 साल तक के लिए जो प्लान बनेंगे, 5-5 साल के लिए एक इस मतलब एक प्लान बनाया जाता था, उसी प्लान पे पूरा वर्क होता था। तो जब आपका प्लानिंग कमीशन बना था ना, उस टाइम आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक? तो उनका क्या काम था, मतलब वो उनको मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वही हमारे प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी होते हैं। तो उस टाइम यही आपके चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। लेकिन फिर आपकी 2015 में क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन को 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया, किससे? नीति आयोग से, ठीक? नीति आयोग से आपके प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका भी यही काम है, लेकिन प्लानिंग कमीशन में भी यही होता था कि 5-5 साल के लिए आपके गोल्स बनाए जाते थे। तो ये था आपका 1950 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब है whose national and per capita income estimates were considered as very significant during the colonial period। मतलब कॉलोनियल पीरियड में मतलब जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो इतना ध्यान नहीं देते थे। वो पहले तो अपनी बिजनेस पे ध्यान देते थे कि हमारा ग्रोथ हो, इंडिया को हम एक्सप्लॉइट करें और हमारा ग्रोथ, इंडिया हमारे हमेशा अंडर में रहे। तो जो आपके कॉलोनियल पीरियड में थे, जो ब्रिटिशर्स थे, तो वो लोग ऐसा कुछ नेशनल इनकम या इंडिया की इकोनॉमी के लिए, ग्रोथ के लिए कुछ करते नहीं थे। लेकिन ये कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी नेशनल इनकम को बताया कि कैसे नेशनल इनकम है, उसी से पता चलता है कि इंडिया में कितनी पॉवर्टी है या कि कोई कंट्री कितनी रिच है। ठीक, पर कैपिटा इनकम मतलब लोगों की एवरेज इनकम कितनी है। तो इसमें से पूछा है कि सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट किसका था? तो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट था वीकेआर राव जी का, डॉक्टर वीकेआर राव जी का, क्योंकि बाकी सबने भी दिया था, लेकिन इन लोगों का इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था। कुछ इनकंसिस्टेंसी आ जाती थी, कुछ एरर्स आ जाते थे, लेकिन जो वीकेआर राव जी थे, उनका काफ़ी सिग्निफिकेंट था। तो ये इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल बजट डज़ नॉट इंक्लूड। तो आपका कैपिटल बजट वो बजट होता है जो हमारा कैपिटल नेचर का होता है, जैसे कि आपके जो आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, आपके बोरोइंग्स होते हैं, वो सब जो हमारा होता है कैपिटल बजट होता है। और हमारा रेवेन्यू वाला जो हो जाता है, आपके जो टैक्सेस वगैरह होते हैं या फिर जो ट्रांसफर इनकम होती है, ये सारा आपका रेवेन्यू में चला जाता है, जो कि एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। और जो कैपिटल बजट होता है, वो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पे करते हैं, या फिर हमारा इनकम होता है, जैसे कि आपके इन्वेस्टमेंट से आपने अपने बोरोइंग कर लिया, तो ये सब आपका कैपिटल बजट में आता है। तो सबसे पहले कैपिटल रिसिप्ट, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कैपिटल रिसिप्ट, अ, कैपिटल रिसिप्ट आपको नाम से पता चल रहा है कि हाँ, कैपिटल से रिलेटेड है। प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने बताया ना कि जैसे एसेट्स वगैरह पे जब हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो वही हमारा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो प्लान है, तो प्लानिंग करके हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कैपिटल बजट से रिलेटेड होगा। फिर नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, जरूरी नहीं है कि आपका नॉन प्लान है तो वो रेवेन्यू नेचर का चला जाएगा। नॉन प्लान मतलब कि हो सकता है कि कभी-कभी हम प्लानिंग नहीं किए और अचानक से हमें नीड हो गई कि हमें कुछ एसेट्स वगैरह लेना है, तो ये आपका नॉन प्लान भी हो सकता है। उसके बाद टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स, ये जो टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीट होता है ना, ये आपका रेवेन्यू नेचर का होता है, ठीक है? रेवेन्यू नेचर का ये क्या होता है आपका, जिससे इससे क्या होता है, कोई एसेट वगैरह क्रिएशन नहीं होता है। तो टैक्स वगैरह आपके जो होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, आपके इनकम टैक्स हो गए, ये सारे टैक्सेस। तो आपके और जो ये नॉन टैक्स रिसीट, ये जैसे कि ग्रांट्स वगैरह हो गए ना, तो ये सब आपके नॉन टैक्स टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीट हो, तो ये आपका रेवेन्यू रिसीट में चला जाएगा। तो ये आपका रेवेन्यू नेचर का है, तो आपको ये रेवेन्यू आपका सॉरी ये करंट बजट में चला जाएगा, करंट बजट रेवेन्यू बजट में, ठीक? तो आपका ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4, आपका ये रेवेन्यू नेचर का है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, आपको मैच द कॉलम दिया हुआ है, फिर आपको मैच करना है। तो विजिबल ट्रेड्स इधर देखिए, इनविजिबल ट्रेड्स, फिर करंट अकाउंट, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसमें दिया सर्विसेज, बैलेंस ऑफ ट्रेड, गुड्स,
रिकॉर्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री एंड अदर कंट्री, ठीक। तो विजिबल ट्रेड्स मतलब कि आप समझ सकते हैं विजिबल मतलब गुड्स क्या है, इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, गुड्स, क्योंकि गुड्स जो होते हैं वो विजिबल होते हैं, जैसे कि ये मैं पेन ली हूँ तो ये क्या है, विजिबल है, ये गुड्स है, तो ये हमारा मैच हो जाएगा गुड्स से। उसके बाद इनविजिबल ट्रेड मतलब आपकी सर्विसेज की जो ट्रेडिंग हो रही है आपके फॉरेन में, वो सारी आपकी हो जाएगी, क्योंकि सर्विसेज की प्रॉपर्टीज होती है ना, कि सर्विसेज जो होती है वो इंटेंजिबल होती है, सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ, तो आप मैं ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये सर्विस दिख तो नहीं रही है ना, आप उसको फील कर सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं इंटेलेक्चुअल टाइप में, ठीक। जैसे कि बार्बर जो है वो बाल काट रहा है, तो वो क्या है, वो एक तरीके की सर्विस है। लेकिन गुड्स जैसे कि कोई फिजिकल कमोडिटी हो गई, जैसे ये पेन हो गया, ये बोर्ड हो गया, तो ये सारी क्या है, ये सारे कमोडिटीज में आते हैं। तो आपका ये क्या हो गया, विजिबल ट्रेड आपका गुड्स हो जाएगा, इनविजिबल ट्रेड आपकी सर्विसेज हो जाएंगी। अब इसके बाद आता है आपका करेंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब करेंट अकाउंट हमारा मैच हो जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड से, क्योंकि करेंट अकाउंट वही होता है, जैसे मैंने इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था हमारा कैपिटल बजट, वैसे ही हमारा होता है एक रेवेन्यू बजट, एक करंट अकाउंट का बजट, ठीक। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो अभी जो एक साल के अंदर अंदर जो हमारा जो भी चेंजेस होता है, जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, जो भी चीज होता है, वो हमारा करेंट अकाउंट में होता है, बीओपी का एक ये पार्ट है, ठीक। तो आपका जो करंट अकाउंट होगा वो बैलेंस ऑफ ट्रेड से मैच हो जाएगा। करंट अकाउंट में हम बैलेंस ऑफ ट्रेड को भी देखते हैं, करंट अकाउंट में आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड आते हैं, आपके इनविजिबल सर्विसेज आती है, जिससे कि हमारा कोई एसेट या कोई लायबिलिटी नहीं हो रही, आपके टैक्सेस वगैरह आ जाएंगे, ये सारी चीजें। लेकिन आपको जो कैपिटल वाला होगा उसमें हम कोई बोरोइंग अगर करेंगे तो वो सब हो जाएगा, और अगर आपके कुछ अगर बोरोइंग करेंगे या फिर कोई एसेट वगैरह क्रिएशन करेंगे तो आपका कैपिटल का हो जाएगा। तो आपका जो करंट है इसका पार्ट होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो ये आपका चला जाएगा इसमें। अब देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस है। आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात करता है, लेकिन आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ये क्या बात करता है, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। उसके साथ ही साथ आपके जो कैपिटल नेचर के होते हैं उन सारी चीजों के बारे में ये बात करता है, ठीक। तो आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो सिर्फ गुड्स से रिलेटेड होता है, जब आपके गुड्स रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो आपका कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है, क्योंकि करंट अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में हम गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांसफर को नहीं देखते हैं। तो ये हमारा हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड, आपका क्या करंट अकाउंट से मैच हो जाएगा। इसके बाद आपका है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, रिकॉर्ड्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री एंड अदर कंट्रीज। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यही बताता है कि कितना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ है हमारे कंट्री से फॉरेन कंट्री से। तो आपका डी का 4 हो जाएगा, और डी का 4 कहाँ है, इससे आप देखिए डी का 4 इसमें है नहीं, तो ये आपका आंसर हो गया। आप ऐसे भी देख सकते हैं विजिबल ट्रेड गुड्स, तो ए का 3 होना चाहिए, ए का 3 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आप एलिमिनेशन ट्रिक यूज कर सकते हैं, गुड्स हो गया। उसके बाद आपका क्या है, इनविजिबल सर्विसेज बी का 1, तो ये हो गया बी का 1, फिर सी का बैलेंस ऑफ ट्रेड 2 हो गया, उसके बाद आपका डी का 4। तो आप डी का 4 आपने देख लिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी अगर आपको पता है तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था इजिली विदाउट कुछ और पढ़े। आप ऑप्शंस को देखिए, आप ऑप्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि हर एक एक पॉइंट आता हो इसमें से, आप ऑप्शंस को देख के भी एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें से भी आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2, भुगतान से क्या है, हमारे देश के नागरिकों तथा अन्य देश के बीच होने वाले आर्थिक लेन देनों का अभिलेख। तो ये इससे आंसर आपका आ गया डी का 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आपका क्वेश्चन दिया है नाबार्ड के बारे में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड was set up with one major motive with the following identified from the options, ठीक। तो ये क्या है, टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनाइज रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम। तो हाँ, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। टू एबोलिश जमींदारी सिस्टम नहीं, टू एबोलिश पॉवर्टी इन कंट्री नहीं, टू ब्रिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वगैरह आए थे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था आपका आईपीआर वगैरह के लिए। नाबार्ड जो है वो एक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक। आपका नाम से ही पता चल रहा है कि क्या रूरल डेवलपमेंट के लिए पूरा काम कर रहा है।
आपका क्या है, एक एग्रीकल्चर बैंक है जो कि आपके कोऑर्डिनेशन लाता है ऑर्गेनाइज रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम के लिए। आपके जो आरआरबीज होते हैं ना, उनको नाबार्ड ही रेगुलेट करता है। एक एपेक्स बॉडी है नाबार्ड, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में, ठीक। यही इसीलिए कि आपका जो रूरल एरियाज में फार्मर्स है और जो आपके रूरल पीपल हैं, उनको हम थोड़ा सा फाइनेंशियल असिस्टेंस दे पाए, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज दे पाए, तो इसका मेन मोटिव यही था। बाकी हम और भी मोटिव्स पढ़ेंगे अपनी डिटेल क्लासेस में, अभी के लिए इतना ही। अब इसके बाद क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ। तो देखिए गाइस, एक हमारा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो क्या बताता है, एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में बताता है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो ओवरऑल आपके कंट्री में जितने भी हैं लोग, उनके बारे में बताता है। जैसे आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं नेशनल इनकम, हमारी जीडीपी, ये सब क्या है, ये सब आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। तो ये क्या हमारा बताता है, पूरे कंट्री के बारे में बताता है। लेकिन जो माइक्रो होता है वो किसी पर्टिकुलर यूनिट या किसी पर्टिकुलर फॉर्म के बारे में बताते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किस किस चीज से डील करता है। तो कंज्यूमर, कंपनीज, एग्रीगेट सेविंग, लेबर, नेशनल इनकम। तो इसमें से आपका कंज्यूमर हो जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर क्या होते हैं, पर्टिकुलर किसी कंपनी से रिलेटेड हो सकते हैं। कंपनीज क्या है आपकी, माइक्रो कॉन्सेप्ट है। एग्रीगेट सेविंग क्या है आपका, एग्रीगेट, एग्रीगेट वर्ड लिया था यहाँ पे, एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब जब भी वर्ड आ जाए तो ये समझिए कि जो पूरे इकोनॉमी की बात हो रही है। एग्रीगेट सेविंग हो, एग्रीगेट कंजम्पशन हो, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट हो, जब ये एग्रीगेट वर्ड आ जाए तो मतलब कि पूरे इकोनॉमी का एग्रीगेट, पूरे इकोनॉमी का ओवरऑल बात हो रहा है। तो आपका जो एग्रीगेट सेविंग है वो आपका मैक्रो कॉन्सेप्ट होता है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद लेबर, आप पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में लैंड, लेबर, कैपिटल, तो लेबर भी आपके क्या है, माइक्रो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपका जो आता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ऑब्वियसली मैक्रो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम पूरे नेशन की इनकम के बारे में बात करते हैं। तो हमारा ए, बी और डी, तो ए, बी और डी किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए, बी एंड डी। अब जैसे हिंदी में भी देख लीजिए, उपभोक्ता हो जाएगा और आपका कंपनियां हो जाएंगी और आपके श्रमिक हो जाएंगे। तो ए, बी, डी, आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, अरेंज इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर द नीड फॉर एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। देखिए गाइस, एक तो होता है एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, एक होता है ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि हम लोग करते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट हो सके। लेकिन जो एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन होते हैं ना, वो इसलिए किया जाता है ताकि अगर कोई डेफिसिट आ रहा है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो हम उसको कवर अप कर सके। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, मैंने अभी पीछे आया था क्वेश्चन ना कि हमारे रेसिडेंट्स और फॉरेन से कितना इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, उसके बारे में बताता है। तो इसमें आपका जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, सॉरी ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन होता है, वो क्या होता है हमारा, वो बताता है कि हम जब किसी प्रॉफिट मोटिव से जो हमारे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो ऑटोनॉमस हो जाता है। और एकोमोडेटिंग मतलब जब अगर हमारे बीओपी में कोई डेफिसिट आता है ना, कोई जब डेफिसिट आता है हमारे बीओपी में, तो इसको हम लोग कवर अप करने के लिए हम लोग एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन का यूज करते हैं। तो आपको इसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले तो आपका देखिए क्या दिया, कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज कैलकुलेटेड, नहीं। सरप्लस इन बीओपी, ये तो सबसे लास्ट स्टेप आएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज कैलकुलेटेड, करंट अकाउंट बैलेंस इज कैलकुलेटेड, करंट अकाउंट डेफिसिट फाइनेंस बाय कैपिटल अकाउंट। तो गाइस, इसमें सबसे पहले आपका आएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड इज कैलकुलेटेड। क्यों, क्योंकि आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो तो आपके करंट अकाउंट का पार्ट है, ठीक। और उससे बड़ी बात ये है कि जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बस गुड्स के बारे में बताता है, और जो आपका करंट अकाउंट है वो आपके सर्विसेज के बारे में भी बताता है। तो आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो छोटा कॉन्सेप्ट है, बैलेंस और करंट अकाउंट जो है वो बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो सबसे पहले हम छोटे को कैलकुलेट करेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड आ गया हमारा। तो हमने गुड्स के बारे में कैलकुलेट कर लिया कि गुड्स हमारे कितने ट्रेड हुए हैं। उसके बाद आप करंट अकाउंट के बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे, आपके सर्विसेज वगैरह आ गए इसमें। तो उसके बाद आपका करंट अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा ए,
कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज कैलकुलेटेड। उसके बाद आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम कैलकुलेट करेंगे, करंट अकाउंट के बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। उसके बाद क्या आ जाएगा, अब हमारे करंट अकाउंट में डेफिसिट आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अपने कैपिटल अकाउंट से हम इस डेफिसिट को फिनांस करेंगे, फिनांस बाय कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमारा जैसे फिनांस होता है, आपका ऑफिशियल रिजर्व बनाया जाता है, इसमें एक और भी टर्म होता है आपका ऑफिशियल रिजर्व। ठीक, ये हमारे इसीलिए होता है ताकि अगर कोई डेफिसिट वगैरह है तो वहां से फिर हम अपने कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के डेफिसिट को मतलब कवर अप कर पाए। लेकिन इसमें क्या लिखा है आपके, फाइनेंस बाय कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपका सरप्लस हुआ होगा, तो आपके करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है उसको बैलेंस कर रहा है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सरप्लस आ जाएगा आपका बीओपी। मतलब सरप्लस तब आएगा जब आपका जो भी रिसीट है वो ज्यादा है, आपका एक्सपेंडिचर कम है। तो आपका सीक्वेंस देखिए अगर हम, तो सबसे पहले सी आएगा, यहाँ से ही आपका आंसर आ गया सी, फिर आपका डी आ जाएगा करंट अकाउंट बैलेंस, फिर आपका ए आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, फिर करंट अकाउंट डेफिसिट फाइनेंस बाय कैपिटल अकाउंट, उसके बाद आपका सरप्लस इन बीओपी एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया करेक्ट आंसर। ठीक, तो आपका हिंदी में भी ये हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस हम 24 क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें आपको पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पूछा है नॉट ट्रू, नॉट वर्ड लिखा है ना, तो आपको इसमें से बताना कि इसमें से सही क्या नहीं है। तो आपका सबसे पहले है आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक, उसके बाद दिया है हायर आईसी गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी, टू आईसी कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाइज, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ठीक, तो आपका मैं बता दूं, इंडिफरेंस कर्व आपका बताता है कि जब हम दो कमोडिटीज के बारे में पढ़ते हैं कि किस कमोडिटी के से हम कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, किस कमोडिटी को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो आपका इंडिफरेंस कर्व बताता है। ठीक, टू कमोडिटीज का रिलेशन। तो आपका पूछा कि आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आपका जो आईसी का ग्राफ होता है वो ऐसे ही बनता है, तो लेफ्ट टू राइट। ठीक, तो स्लोप्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका है ना आईसी का स्लोप, हम लोग जब पढ़ेंगे इसका कॉन्सेप्ट तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपका जो आईसी का स्लोप बनता है ऐसे बनता है। उसके बाद हायर आईसी गिव ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी, तो यस इसका ये भी एग्जम्पशन है कि जो हायर आईसी, जो ये वाला आईसी होगा वो क्या करेगा, उससे हमें ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलेगा। इसका ये आपका प्रॉपर्टीज होता है आईसी का, आपको याद करना पड़ेगा। मैं आपको जब डिटेल में पढ़ाऊंगी तो एक एक चीज को हम लोग अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद टू आईसी कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कि ये क्या बता रहा है कि ऐसे है तो ये आईसी है और ये आईसी इंटरसेक्ट ईच अदर, तो जी नहीं, ये इसका प्रॉपर्टी नहीं होता है, टू आईसी इंटरसेक्ट कांट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये आपका गलत हो गया। उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाइज, तो यस मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद आपका मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोनोटोनिक प्रेफरेंस मतलब कि आप जितना ज्यादा आप जिस कमोडिटी का ज्यादा वैल्यू, मतलब जिस कमोडिटी को आप ज्यादा अमाउंट में यूज करेंगे तो उसको ज्यादा बेटर माना जाता है एज कम्पेयर टू आप किसी कमोडिटी को लेस अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं। तो यस यहाँ पे मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता है इसका प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका गलत है। नॉट पूछा है ना, नॉट पूछा, अगर इज पूछा होता तब तो फिर आपका बस सी को हटा के सारा हो जाता, लेकिन यहाँ पे नॉट पूछा तो आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। ऐसा भी हो सकता था कि ये ऑप्शन वो कर दे ए बी डी फिर ई दे दे और आपको पूछा हो नॉट, आपने ध्यान नहीं दिया नॉट पे तो आपने इसी को टिक कर दिया, तो इसीलिए क्या है मैं बोल रही हूँ आप ध्यान से आंसर ऑप्शंस को पढ़िए और ये जो क्वेश्चन है उसको भी कम से कम 2 बार तो पढ़िए। ठीक, ये हमारा हिंदी में भी है। अब इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 26, तो इसमें क्या है, स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल व्हिच अ फर्म कैरी फ्रॉम 1 ईयर टू नेक्स्ट ईयर इज कॉल्ड एज। तो गाइस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इन्वेंट्री बोला जाता है। ठीक, अब इंटरमीडिएट गुड्स मतलब कि जो आपके रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं, लेकिन जब कोई फर्म उसको एक साल से दूसरे साल में लेके जाता है ना, जैसे कि कोई इन्वेंट्री होता है, आप लोग देखते हैं दुकान वाले करते हैं, कोई भी अगर एक फिजिकल ईयर में बच गया उनका सामान तो वो नेक्स्ट ईयर में लेके जाते हैं, कोई भी चीज हो सकता है
उसको क्या आप लोग बोलते हैं, इन्वेंट्री। इसको इसका टर्म ही है इन्वेंट्री। अगर जहां पे भी वर्ड दे कि फ्रॉम 1 ईयर टू नेक्स्ट ईयर, तो आप समझ जाइए कि इन्वेंट्री की बात हो रही है। उससे मतलब नहीं है कि आपका फिनिश गुड्स है, आपका रॉ मटेरियल, उससे कोई मतलब नहीं है। वो हमारा जब नेक्स्ट ईयर में जाता है तो वो हमारा इन्वेंट्री होता है। तो ये आपका इन्वेंट्री हो जाएगा। उसके बाद अब आपका द टर्म जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इज एसोसिएटेड विथ, तो ये आपका आ जाएगा दादा भाई नौरोजी। ये जो थे, इन्होंने ये टर्म दिया था जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। इन्होंने क्या किया था कि जो मतलब लोग थे, जो कैदी थे, जेल में रहते थे, उनका पूरा देखा कि उनके ऊपर कितना कॉस्ट आ रहा है, और हमारे जो मतलब भारत में, इंडिया में जो मतलब जो बच्चे थे, पुअर बच्चे थे, उनका देखा कि उनके ऊपर कितना कॉस्ट लगता है। तो इसी के थ्रू उन्होंने पॉवर्टी पॉवर्टी को बताया कि पॉवर्टी होता है। सबसे पहले इन्होंने ही ये पॉवर्टी के बारे में डिस्कस किया था, ठीक? यही थे सबसे पहले जिन्होंने पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट दिया, पॉवर्टी के बारे में डिस्कस किया। तो इन्हीं का ये था जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि वो जेल में जो रहते थे, उनसे कंपैरिजन किए थे। तो इसीलिए ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नेहरू। अब नेक्स्ट, अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हम लोग। अब हमारा क्या है, लैंड रिफॉर्म्स। मैच द कॉलम दिया है, लैंड रिफॉर्म्स, कोटा, सब्सिडी, एचवाईवी सीट्स। अब इधर पढ़ लेते, क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड, monetary assistance given by government for production activities, improvement in the field of agriculture to increase its productivity, seeds that give large portion of output। तो गाइस HYV सीड्स से आप सीधे इसको मैच कर सकते हैं, सिंपल। तो डी का 4, तो ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। डी का 4 तो आपका ये मैच हो जाएगा इससे, लेकिन हम और भी पढ़ लेते हैं। लैंड रिफॉर्म क्यों किया गया था? आपके जो लैंड रिफॉर्म था ना, जैसे ब्रिटिशर्स गए थे, तो उसमें क्या हुआ था कि आपके बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे वो लोग, मतलब जमींदारी सिस्टम था कि जमींदार जो होंगे उनके हाथ में होगा लैंड। तो जब ब्रिटिशर्स गए तो क्या किया गवर्नमेंट ने कि जो हमारे गरीब फार्मर्स थे उनको, जिसके पास ज्यादा जमीन थी, मतलब एक क्वांटिटी से ज्यादा जमीन थी, तो उन्होंने क्या किया, जो गरीब फार्मर्स थे उनके उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमारा जो जमींदारी सिस्टम था कि जमींदार के अंडर में पुअर लोग काम करेंगे, वो सिस्टम को एलिमिनेट किया। तो ये सारा जो था वो लैंड रिफॉर्म हुआ था आपके ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो ये क्या हुआ था, इंप्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर टू इंक्रीज इट प्रोडक्टिविटी, ठीक। तो ये आपका इससे मैच हो जाएगा कि हमारे फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट हुआ था ताकि उससे प्रोडक्टिविटी हमारा इंक्रीज हो सके। उसके बाद कोटा होता है हमारा। कोटा क्या होता है ना कि जैसे कि आपका जो ट्रेड होता है कि आपके कितने गुड्स एंड सर्विसेज जाएंगे, उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाती है गवर्नमेंट कि आप इतना जो क्वांटिटी है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, इतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो कोटा यही होता है कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड, मतलब अगर आप ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा डेफिसिट आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट को बहुत ज्यादा डेफिसिट बता देगा, आपका इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जो कोटा होता है वो आपका क्या बताता है कि आप कितनी क्वांटिटी तक के गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं कंट्री में, ठीक। ये हमारी गवर्नमेंट लगाती है कोटा। कोटा बताते हैं जैसे क्वांटिटी, जैसे कोटा मतलब होता है ना कि इतना कोटा है इसका इसका, तो वही चीज बताता है आपके कोटा। इसमें टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स वगैरह होते हैं जो कि हमारे इंपोर्ट को कम करने के लिए और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए होते हैं। जैसे कि आपका टैरिफ, जैसे कि जो मॉनेटरी टर्म्स में होता है, नॉन टैरिफ आपका कोटा नॉन टैरिफ होता है जो कि आपका मॉनेटरी टर्म्स में यूज नहीं करते। जैसे मॉनेटरी टर्म्स में क्या होगा, आपके टैक्सेस वगैरह लगा देंगे, वो मॉनेटरी टर्म हो जाएगा। लेकिन कोटा क्या हो रहा है, टैक्स नहीं चार्ज कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, आपकी क्वांटिटी पे ही रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहे हैं कि आप इतने ही क्वांटिटी पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आपका कोटा जो होता है वो ऑप्शन नंबर 1 से मैच हो जाएगा। उसके बाद सब्सिडी, तो आपको पता ही है कि जो हमें सब्सिडी वगैरह मिलती है, जैसे कि आपको एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है, गवर्नमेंट देती है। सब्सिडी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंट बोलते हैं हम लोग, फाइनेंशियल फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक। सब्सिडी क्या होता है हमारा, फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो कि हमें गवर्नमेंट देती है सब्सिडी वगैरह। तो आपका जो सब्सिडी है वो मैच हो जाएगा हमारे मॉनेटरी असिस्टेंट गिवन बाय
गवर्नमेंट फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ठीक। जैसे कि आपके जो फार्मर्स होते हैं उनको सब्सिडी मिलती है, ताकि या फिर उनको कम रेट पे आपके जो मतलब जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं या फिर कुछ हेल्प गवर्नमेंट कर देती है फार्मर्स वगैरह का, तो वो हमारा सब्सिडी हो जाता है। फिर आपका एचवाईवी सीड्स मतलब हाई यील्ड वैरायटी सीड, इसके फुल फॉर्म होता है, जो कि काफी हाई मतलब नेचर के होते हैं, लाइक बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव सीड्स होते हैं, ठीक, जिससे कि हमारा यील्ड बढ़ता है, मतलब हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है लैंड की वो बढ़ता है। जैसे एक लैंड पे आप पहले कम प्रोडक्टिविटी कर पा रहे थे, अगर जब एचवाईवी सीड्स अगर आप यूज करेंगे तो आप उसी उतने ही लैंड एरिया में आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो आपका जो ये होता है, ये सीड्स होते हैं दैट गिव लार्ज पोर्शन ऑफ आउटपुट, मतलब कम जगह में ही हम इन सीड्स को यूज करके एक लार्ज पोर्शन ऑफ आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी का 4। तो आपका ए का हो जाएगा 3, ए का 3 हो गया। उसके बाद आपका बी का हो जाएगा 1, बी का 1 हो गया। ये एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं सी का 4 तो नहीं है, डी का 4 है, तो यस सी का आपका 2 हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा आज का क्वेश्चन। सो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा क्वेश्चन तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये सब और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज आप हमारे प्रिस्टीन क्लासेस को डाउनलोड करिए। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से बहुत वेल रिसर्च करके टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, जो कि हमारे मेंटर्स के थ्रू पढ़ाए जाते हैं, जो कि अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। और हमारी जो टॉपिक्स होती है काफी वेल रिसर्च होती है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।